हिंदी व्याकरण सीरीज के अगले हिस्से में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के 4 खंडों में से दूसरे खंड शब्द विचार के ऊपर चर्चा करेंगे। शब्द विचार के ऊपर चर्चा करते हुए हम हिंदी व्याकरण को समझने की कोशिश करेंगे। पर इस सत्र को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ हिंदी की स्थिति पर, हिंदी की हमारे देश भारत में हुए स्थिति के ऊपर। हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, हमारे देश की राजभाषा है, हमारी मातृभाषा भी है। परंतु इसके बावजूद आज भी एक बड़ा तबका इसे पढ़ने से कतराता है। इसे केवल एक विषय के रूप में पढ़ता है और पास हो जाना चाहता है। इसके महत्व को नहीं समझता। लोग अंग्रेजी के पीछे भी भागते हैं बहुत ज़्यादा। इसका कारण अवधारणा है। हमारे देश में अंग्रेज़ों ने कई सौ सालों तक राज किया। इसके कारण लोगों के मन में यह बैठ गया कि अंग्रेजी भाषा जो है वो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, वो बड़े लोग बोलते हैं, वो रईस लोग बोलते हैं। इसके कारण सब लोग अंग्रेजी के पीछे भागने लगे और हिंदी को वह सम्मान नहीं दे पाए जो इस देश में मिलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आज के समय में हिंदी को वो सम्मान धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है। अगर आप किसी भी भाषा से हिंदी की तुलना करेंगे तो हमारा साहित्य, हमारी भाषा किसी अन्य भाषा से कमज़ोर नहीं है। अंग्रेजी पूरे विश्व का एक कॉमन लैंग्वेज बन गया, एक सम्मान भाषा। उसका कारण यह था कि अंग्रेज़ों ने अनेक देशों के ऊपर राज किया था। परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हमारी भाषा किसी अन्य भाषा से कम है। हिंदी भाषा का साहित्य जो है वह कई देशों में पढ़ा जाता है, जो बहुत ही प्रौढ़ है, बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही आनंददायक है। इसे लोग अपनाते हैं। बहरहाल इसके ऊपर हम आगे के हिस्सों में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम शब्द विचार के ऊपर चर्चा करते हैं। तो शब्द विचार जो है हिंदी व्याकरण का दूसरा स्टेज है, यह दूसरा खंड है। इसके अंतर्गत हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि शब्द जो है वह वर्णों की एक सार्थक समूह है। वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई है और शब्द जो है वो दूसरी इकाई है। तो वर्णों का जब समूह बैठता है और उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है तो हम उसे शब्द कहते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के कई भेद बनाए गए हैं। जो नियमावली हैं जिससे हमारी व्याकरण इतनी मजबूत होती है, उस नियमावली के अनुसार हमारे शब्द के कई भेद होते हैं। तो रचना और बनावट के अनुसार, रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। इन तीनों भेदों को अगर हम अलग अलग समझें तो रूढ़ शब्द वैसा शब्द होता है जिसको तोड़ा जाए तो फिर कोई दूसरा सार्थक शब्द ना बने। तोड़ने के बाद उस शब्द के जितने भी अंश होंगे वो सब निरर्थक हो जाए या सिर्फ वर्ण बचे रहे। जैसे कल, कलम, कमल, इनको जब आप तोड़ते हैं तो कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता। अब आते हैं यौगिक के ऊपर। यौगिक शब्द वो शब्द है जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यौगिक शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो एक या एक से अधिक सार्थक शब्द बनते हैं। जैसे देवालय, हिमालय। देवालय जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, देव और आलय, और दोनों शब्दों का एक स्वतंत्र अर्थ होता है। उसी प्रकार हिम और आलय, हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर, यानी बर्फ़ का पहाड़, बर्फ़ का घर, उसे हम हिमालय कहते हैं। अब आते हैं योग रूढ़ पे। योग रूढ़ जो है वो रचना और बनावट के आधार पर तीसरा भेद माना गया है। योग रूढ़ में ऐसे शब्द आते हैं जो होते तो यौगिक हैं परंतु उनका कोई एक अर्थ होता है, कोई एक इकलौता अर्थ होता है। जैसे दशानन, 10 आनन, 10 सर, परंतु यह शब्द सिर्फ रावण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा कैटेगरी है इतिहास या उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर। तो शब्द उत्पन्न कहाँ से हुआ, उस शब्द का इतिहास क्या है, इसके आधार पर हम शब्दों को 4 भागों में बांटते हैं। इसके 4 भेद दिए गए हैं। प्रथम तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से उत्पन्न हुई है। तो कई ऐसे शब्द हिंदी भाषा में जो संस्कृत शब्द से सीधे सीधे उठा करके इस्तेमाल में लाए गए हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, ये रोज़मर्रा के शब्द हैं
परंतु ये संस्कृत के शब्द हैं, ये हिंदी के ओरिजिनल शब्द नहीं हैं। तो संस्कृत में ये शब्द इस्तेमाल किए जाते थे और उसके बाद हूबहू हिंदी में इस्तेमाल किए जाने लगे। उसके बाद आता है तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जो कुछ बदलावों के साथ हिंदी में अपनाया गया। जैसे अग्नि का आग हुआ और सूर्य का सूरज हुआ, तो शब्द ये मिलते जुलते हैं परंतु थोड़े से बदलाव के बाद अपनाए गए हैं। अब आते हैं देशज शब्द, ऐसे शब्द जो ओरिजिनल हिंदी में ही पनपे, हिंदी में ही बने। देशज शब्द में आते हैं हमारे जैसे पेट हो गया, लोटा हो गया, थैला हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के समय पे इस्तेमाल ही नहीं किए जाते थे, इनकी उपज बाद में हुई। तो ये हमारे देसी शब्द हो गए, देशज शब्द हो गए। चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वैसे शब्द हैं जो अन्य देशों से, अन्य भाषाओं से ली गई हैं। विदेश से काफ़ी लोग भारत आते हैं या हमारे लोग बाहर जाते हैं, कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारे देश में नहीं होती हैं, कई ऐसे शब्द भी आते हैं जो हमारे भाषा में नहीं होती है। तो उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा कॉलेज, हमारा रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, ये सारे शब्द जो हैं अंग्रेजी के हैं और सीधे सीधे हिंदी में अपना लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और रूपांतर के आधार पर भेद जानते हैं। रूपांतर यानी शब्द जो है वो रूप के आधार पर कैसे बदलते हैं, अपने रूप को बदल पा रहे हैं या नहीं, इस आधार पे दो भाग में बांटे गए हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। वैसे शब्द जो अपना रूप बदल सकें वो विकारी शब्द कहलाते हैं और वैसे शब्द जो अपना रूप नहीं बदल पाते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, हम अनेक रूप इसके देख सकते हैं, तो इसलिए यह विकारी शब्द है। वहीं अविकारी शब्द में ऐसी चीज़ें नहीं होती, जैसे और, किंतु, परंतु, इनके रूप नहीं बदल सकते। चूंकि ये रूप नहीं बदल सकते इसलिए यह अविकारी शब्द है। विकारी शब्द को आगे भेदों में बांटा गया। छोटे भेदों में इसके 4 भेद होते हैं और अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं प्रयोग के आधार पे। परंतु प्रयोग के आधार पे इन 8 भेदों को हम सीधे शब्द के 8 भेद भी कहते हैं। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये शब्दों के 8 भेद हैं प्रयोग के आधार पे। साथ ही साथ रूपांतर के आधार पे ये विकारी और अविकारी 2 भागों में बांट दिए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को या ऐसे शब्द जो ऐसे नाम का बोध कराएं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे रोहन, मोहन, सोहन, कोई भी नाम हो, किसी जगह का नाम हो, उन सबको हम संज्ञा में रखते हैं। दूसरा हमारा है सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यहाँ, वहाँ, ये सारे सर्वनाम के शब्द हैं। तीसरा आता है विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उनकी खासियत बताए, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे तुम अच्छे हो, तो अच्छा जो है वो तुम का विशेषण है। उसी प्रकार क्रिया, चौथा जो है वो है क्रिया। तो कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं और हम तेजी से खाना खा रहे हैं, तो तेज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहा कि कार्य कैसे हो रहा है। इसके बाद आता है संबंध सूचक। संबंध सूचक के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम को बाकी वाक्य में मौजूद बाकी शब्दों के साथ जोड़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों को वाक्य में मौजूद बाकी शब्दों से मिलाते हैं। जैसे मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है, तो जो सिवा शब्द है वो संबंध सूचक है, वो बाकी लोगों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित कर रहा है। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे किंतु, परंतु, और, तथा। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक में आते हैं। अंत में है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे मन के विकारों को प्रकट करें, हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करें। जैसे हम खुश होते हैं, हर्ष में होते हैं, उल्लास में होते हैं, करुणा से होते हैं, क्रोधित होते हैं, ऐसे शब्द जो इन सभी भावनाओं को प्रकट करे उसे हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आह, ओह, इस तरीके के शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। तो इस प्रकार शब्द विचार के माध्यम से
हम व्याकरण को समझ पाते हैं। शब्दों के अनेक भेद हैं, अलग अलग तरीके के भेद हैं और वाक्यों में उनके उपयोग के अनुसार हम उनको समझते हैं तथा प्रयोग करते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। अगले सत्र में मिलेंगे तो हिंदी व्याकरण के अन्य खंडों के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।